नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में तीसरे और चौथे चरण के लिए जो सूची जारी की है अपनी, उसमें 4 सांसदों के नाम आ जाने से एक हलचल सी मच गई है और खलबली मची हुई है। और बीजेपी में ये चर्चाएं छिड़ गई हैं कि इन लोगों को इसलिए लाया जा रहा है राजनीति में, यानी कि स्टेट की पॉलिटिक्स में, कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति आए तो फिर सीएम पद के लिए प्रत्याशियों की कमी ना पड़े, और अगर कुछ 2, 4, 5 सीटों से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूकती है तो वो रिस्क भी ख़त्म हो जाए। और ये भी माना जा रहा था कि जिन सीटों पर इन्हें लड़ाया जा रहा है उन सीटों पर बीजेपी के पास कोई ठोस प्रत्याशी नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है। और अच्छे प्रत्याशियों की कमी होने पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टीम ने ये सोचा कि क्यों ना इन सांसदों को ही आजमाया जाए। हालांकि ये नरेंद्र मोदी की उस सोच के बिल्कुल उलट है जिसमें वे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनाव में अगर सारे के सारे चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इससे काफ़ी खर्चा बच सकता है देश का। बात उनकी सही है, लेकिन अगर आप इस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस को विधानसभा के चुनाव लड़वाते रहेंगे तो निश्चित रूप से सीटें खाली होंगी और उसके बाद वहाँ उपचुनाव होंगे और इससे अलग ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। और बीजेपी ने ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि केरल में भी 2 अपने सांसदों को मैदान में उतार दिया है। इन सब चीज़ों से बड़ी ही अजीब गरीब सी स्थिति वहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है कि क्या ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है या फिर बीजेपी को सचमुच में इन सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे। पहले चर्चा करते हैं इन कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी ख़ास तौर से बहुत हाईलाइट्स हैं और सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं, और वो उन्हीं खूबियों की वजह से लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के भी प्रत्याशी अब बन जा रहे हैं। देखिए, 5 प्रोमिनेंट नाम इसमें मेरे सामने आए हैं जिनके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है अशोक लाहड़ी का। अशोक लाहड़ी को अलीपुर द्वार सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अशोक लाहड़ी कौन है, कोई नहीं जानता। खासतौर से राजनीति के गलियारों में उन्हें कोई नहीं जानता है, और उन्हें जो प्रत्याशी बनाया गया है वो इसलिए भी बनाया गया है कि इस इलाके में एसटी आबादी है, बहुत सारी शेड्यूल ट्राइब्स जिसको कहते हैं, चाय बागान हैं बहुत सारे, और बीजेपी इस सीट पर वास्तव में कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही थी। और यहाँ पर उनका टीएमसी के एमएलए सौरभ चक्रवर्ती से मुकाबला होगा। अशोक लाहड़ी के बारे में एक बात और सामने आई है कि वहाँ के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उस मंडल के, शायद गंगा प्रसाद उनका नाम है, उनका एक बयान मैं पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अशोक लाहड़ी कौन है, मैं तो उन्हें जानता ही नहीं। ये बात सही है। अशोक लाहड़ी बिल्कुल भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है और एक ब्यूरोक्रेट हैं, और ब्यूरोक्रेसी से वो राजनीति में आए हैं। और बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम ने कई ब्यूरोक्रेट्स को राजनीति में उतारा है। आप जानते होंगे जयशंकर, हरदीप पुरी, कई ऐसे अधिकारी हैं जो राजनीति में आए हैं। अशोक लाहड़ी के बारे में बता दूं आपको थोड़ा सा, सरकार के पूर्व चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र हैं ये, यानी कि चीफ आर्थिक सलाहकार हैं, और इनको कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है और एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और जिस सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट हुगली लोकसभा क्षेत्र में आती है। हालांकि ये अनजान चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि अगर ये जीतते हैं तो निश्चित रूप से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसमें ये मंत्री बनाए जाएंगे। लॉकेट चटर्जी, हुगली की बीजेपी सांसद, इन्हें टिकट दिया गया है चुनचुड़ा विधानसभा सीट से, और लॉकेट चटर्जी काफ़ी फेमस नाम है। लॉकेट चटर्जी पहले भी शायद विधायक रह चुकी हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। उसके बाद उन्हें 2019 में सांसद बनाया गया था और वो सफल रही जीतने में वहाँ से, और फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं। और उनके जो उनका जो लोकसभा क्षेत्र है हुगली, उसी की एक विधानसभा सीट है चुनचुड़ा। 7 विधानसभा सीटें हैं यहाँ, और यहाँ से उनके सामने जो टीएमसी के एमएलए हैं असित मजूमदार, उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो दूसरी ये सांसद हैं जो लोकसभा की हैं। इसके अलावा इसी सूची में एक नाम है निशित प्रमाणिक, ये भी सांसद हैं
और इन्हें दिनहाटा सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहाँ पर इनके सामने फॉरवर्ड ब्लॉक के एमएलए उदयन ओझा मैदान में हैं और ओझा ने फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, लेकिन ओझा ने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी 2015 में। इस सीट पर भी बीजेपी को कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, इसलिए निशित प्रमाणिक को मैदान में उतारा गया। अब आता है सबसे दिलचस्प नाम, बाबुल सुप्रियो, केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री हैं ये, और इन्हें आसनसोल के सांसद हैं और टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। यहाँ इनके बारे में ये बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि टॉलीगंज से इन्हें टिकट देने के पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी है। हालांकि ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि वो नंदीग्राम के अलावा कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो टॉलीगंज भी एक सीट हो सकती है। अभी अंतिम चरणों का नामांकन बाकी है और ये भी माना जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि वो नंदीग्राम में हार रही हैं तो वो टॉलीगंज या किसी अन्य सीट से भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उनका रास्ता पहले ही ब्लॉक करने के लिए बाबुल सुप्रियो जैसे प्रमुख चेहरे को उतार दिया गया है। युवा हैं, फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और बाबुल सुप्रियो की खास बात यह है कि 2014 में जब 2 ही सांसद थे यहाँ के बीजेपी के पश्चिम बंगाल से, तो बाबुल सुप्रियो उनमें से एक थे और इसी वजह से नरेंद्र मोदी उन्हें खासा पसंद करते हैं। लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं और दोनों ही कार्यकाल में मोदी ने उन्हें अपना केंद्रीय मंत्री बनाया है। इसी वजह से शायद बाबुल सुप्रियो को पहले ही टॉलीगंज पर उतार दिया गया है कि अगर ममता बनर्जी उतरती हैं तो उनका रास्ता ब्लॉक किया जाए। ये एक ज़बरदस्त पॉलिसी है जो मुझे लगता है कि अमित शाह के दिमाग से निकली है। इसके अलावा एक दिलचस्प नाम इसमें है राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता का। स्वपन दास गुप्ता लेखक हैं और विचारक हैं और अंग्रेजी के अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल इनके हम पहले से पढ़ते रहे हैं। और इन्होंने, जबकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कैंपेन लंबे समय तक चलती रही मीडिया में, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी इन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी के समर्थन में शानदार आर्टिकल लिखे और इन्हें मोदी समर्थक विचारकों में से एक माना जाता है, जो कि बहुत रेयर हैं इस समय, खासतौर से इंग्लिश लेखन की अगर मैं बात करूँ तो। उन्हें राज्यसभा सांसद बनवाया था नरेंद्र मोदी ने और अब हुगली की तारकेश्वर सीट से उन्हें लड़ाया जा रहा है। हुगली लोकसभा सीट, जहाँ से लॉकेट चटर्जी सांसद हैं, वो भी खुद मैदान में हैं और उसी की एक विधानसभा सीट है तारकेश्वर, वहाँ से उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। और स्वपन दास गुप्ता की तारीफ लोग कर रहे हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि केरल में भी 2 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिए हैं। ये हैं केजे अल्फोंस और सुरेश गोपी, इनको भी टिकट दिए गए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी केरल के चुनाव को लेकर भी बहुत सीरियस है। हालांकि केरल में उसके लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन श्रीधरन को 88 ईयर के श्रीधरन को पलक्काड़ से, उनके जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। ये भी एक दिलचस्प है। इसके अलावा जो बीजेपी ने टिकट तीसरे और चौथे चरण के लिए डिक्लेयर किए हैं, उनमें लेकर काफ़ी हलचल भी है और कुछ लोगों में असंतोष भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि टीएमसी से आए हुए लोगों को टिकट दे दिए गए हैं, जो पुराने लोग यहाँ पर पार्टी के थे उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे कि टीएमसी से आए हुए राजीव बनर्जी को हावड़ा की डोमजूर सीट से टिकट दिया गया है। ये पूर्व मंत्री हैं और अभी 1 महीना 2 महीना पहले ही बीजेपी में आए थे और ममता बनर्जी की सरकार में ये वन मंत्री थे। बहरहाल इन पर शुभेंदु अधिकारी का हाथ है और शुभेंदु अधिकारी जिसे चाहें उसे टिकट इस समय दिलवा रहे हैं। इसके अलावा सिंगूर के टीएमसी एमएलए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को, जो कि उस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, मास्टर मोशाए के नाम से जाने जाते हैं, 88 साल के हैं, उन्हें ममता बनर्जी ने इस बार टिकट देने से इनकार कर दिया था। और सिंगूर में जो लड़ाई लड़ी थी ममता बनर्जी ने टाटा नैनो की फैक्ट्री के खिलाफ, उसमें ये फ्रंट रनर थे और ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, इससे ये नाराज़ हो गए थे और बीजेपी ने इन्हें टिकट दे दिया है। इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा सीट से टीएमसी के नेता पूर्व दीपक हल्दर को टिकट दिया है बीजेपी ने और सीपीएम की नेता रिंकू नस्कर को टिकट दिया गया है जाधवपुर सीट से। और टीएमसी के ही प्रबीर घोषाल, ये भी एमएलए रहे हैं, इनको उत्तरपाड़ा से दिया गया है।
और फॉरवर्ड ब्लॉक के ही विश्वनाथ करक को गोघाट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा आरएसपी के पूर्व नेता मनोज ओरांव को कुमार ग्राम से टिकट दिया गया है। इसके अलावा दिलीप सिंह जो टीएमसी के नेता हैं उन्हें चांपदानी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा फिल्म अभिनेता यश दास गुप्ता को टिकट दिया गया है। पायल सरकार को बेहला ईस्ट से टिकट दिया गया है। यहाँ बड़ा दिलचस्प है, पायल सरकार को जिस सीट से टिकट दिया गया है उस सीट पर टिकट मांग रहे थे शोभन चटर्जी। शोभन चटर्जी का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। शोभन चटर्जी और उनकी महिला मित्र बैसाखी बनर्जी पिछले साल बीजेपी ज्वाइन की थी इन दोनों ने, और इन्होंने इसी एश्योरेंस के साथ ज्वाइन की थी कि हमें टिकट दिया जाएगा। और ये इस सीट से बेलापुर से शोभन चटर्जी 2011 और 2016 में टीएमसी के एमएलए रहे हैं। इसके अलावा ये कोलकाता के मेयर भी थे और काफ़ी दिलचस्प करैक्टर है इनका, और ख़ासतौर से बैसाखी बनर्जी के साथ संबंधों को लेकर ये काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया है और इस बात से इन्होंने नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे दिया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे टिकट मिलना चाहिए था। इसके अलावा तमिलनाडु में जो टिकटों का ऐलान किया है, आपको पता होगा कि तमिलनाडु में बीजेपी 234 कुल विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर, और सत्ताधारी AIADMK जो जयललिता की पार्टी है वो 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीएम के 23 सीटों पर और गठबंधन में उनकी सहयोगी बीजेपी को 20 सीटें दी गई हैं। बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशियों का ऐलान किया है उनमें खुशबू सुंदर हैं, फिल्म अभिनेत्री, और जो कांग्रेस में लंबे समय तक रही पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस की भी प्रवक्ता थी और बीजेपी की भी प्रवक्ता हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। ये बात सही है कि टिकटों को लेकर नाराज़गी सभी जगह है, लेकिन ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल में कुछ जगह से नाराज़गी ज़्यादा नज़र आई है कि टीएमसी से आए हुए लोगों को फटाफट टिकट दे दिए गए। इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है, लेकिन पार्टी संगठन का ये मानना है कि हमने जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को टिकट दिए हैं, और जहाँ पर यह लग रहा था कि कोई प्रत्याशी कमज़ोर है या हार सकता है तो वहाँ पर हमने सांसदों को ही टिकट दे दिए हैं। बहरहाल अगर ये सभी सांसद जीतते हैं तो 6 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने आप तय मानिए। दूसरे कुछ दलों ने भी अपने सांसदों को टिकट दिए हैं, यानी कि इन चुनावों को ये पार्टियां इतना महत्वपूर्ण मान रही हैं कि भाई ये चुनाव हर हाल में जीतना ही है। और ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल का चुनाव तो बीजेपी के लिए डू और डाई है। बीजेपी ने इसे फुल एक्सेलरेट कर दिया है और कोई कसर नहीं छोड़ी है कि चुनाव जीतना ही है हर हालत में। हालांकि इस बीच शरद पवार साहब का एक बयान आया है, एनसीपी के नेता, बड़े दिग्गज नेता हैं देश के। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी इन सारी सीटों में से जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं केवल असम को ही दोबारा जीत सकती है, बाकी और किसी भी जगह बीजेपी के जीतने के चांस नहीं है। शरद पवार सही कह रहे हैं, तमिलनाडु और केरल में तो बीजेपी की सरकार बनने का चांस नहीं है। अलबत्ता बीजेपी ये कह रही है कि वो 200 सीट बंगाल में जीतेगी, और जिस तरीके से प्रत्याशियों को वो डिक्लेयर कर रहे हैं हो सकता है कि वो 200 सीट क्या 150 सीट जीत ले, जो पर्याप्त हैं बहुमत के लिए। हमारी नज़र इन पर बनी रहेगी, हम लगातार आपसे इस पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।